सेवेंथ क्लास हम आपका थर्ड चैप्टर हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और ये है हमारा लेसन हिमालय की बेटियां। ठीक है, कहने के अकॉर्डिंग हिमालय पर्वत हमारा सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। पुराने समय से ही इस जो पर्वत है इसका बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ पे एक तो जड़ी बूटियों का भंडार है। ठीक है, और साथ में ही यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो बोलते हिमालय के हृदय से होके निकलती है, बीच से होके निकलती है। ठीक है, तो आप जानते हैं जहाँ पे हृदय वाला सवाल होगा वहाँ पे क्या होगा, आपस में एक अपने आप ही वो एक कंटिन्यूटी सी होती है, आपस में एक संबंध बन जाता है। इसीलिए नदियों को क्या बोला है, हिमालय की बेटियाँ। ठीक है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से ही देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और आपस में खोई भी लगती थी, एक संभ्रांत महिला की भांति। संभ्रांत कहते हैं सज्जन या समझदार औरत की तरह। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी मामी की गोद की तरह उनकी धारा में मैं डुबकियां लगाया करता था। ठीक है, कैसे जब भी कोई तीर्थ स्थान पर जाना होता, जैसे गंगा हो गई, सतलुज हो गई। ठीक है, इन नदियों में गोता लगाना यानी उनको माँ, बहन, बहन, मामी आदि की उपाधियां देकर जैसे माँ की गोद का आश्रय लिया जाता है, वैसे ही नदियों का आश्रय लिया जाता था। मैं हैरान था कि पत्नी दुबली पतली कि यही दुबली पतले गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, ठीक है, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। क्योंकि पर्वत से जब निकलती है तो बिल्कुल पतली सी होकर निकलती है। ठीक है, और वहाँ से ऊपर से गिरती है तो एक बहुत तेज आवाज़ के साथ निकलती है, और जबकि मैदानों में आने के बाद इनका एक शांत प्रवाह हो जाता है और ये अपने विस्तार रूप को प्राप्त कर लेती हैं। तो लेखक को इस बात में आश्चर्य हो रहा है कि किसी लड़के को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब मैं इतना कौतूहल विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। कहाँ से भागी जा रही है यह कौन लक्ष्य है जिसे लिए बेचैन इनको कर रखा है। इनके महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा। कह रहे हैं कि मतलब किस लिए इतनी तेजी से भागी जा रही है, इनके लक्ष्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ये क्या चाहती हैं। ठीक है, कि भाई इनका यदि इनका ये अपने पिता की विराट गोद से निकल के था, हिमालय के श्रृंखलाओं से निकल कर भी यदि अतृप्त है तो कौन इनकी प्यास बुझा सकेगा। ठीक है, इनका बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदर अधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब मैं जरा दूर निकल जाता था तो देवदार, चीड़, सर, चिनार, सफ़ेद और केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपनी इस नटखट बेटियों के लिए सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय इनके पास और क्या रखा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, सतलुज, सरयू, गंडक, कोसी, हिमालय आदि, ये हिमालय हमारे सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र बहुत विशाल नदियां हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद को इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, कि हमारे जो बाकी नदियां तो नहीं है, लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है, हमारे देश की बहुत बड़ी नदियां हैं। और ये लेखक इनके क्वेश्चन का जवाब देते हैं, कहते हैं कि ये बनती कैसे है। हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ होती है वे क्या कि पिघल करके, ठीक है, उनके हृदय की एक एक बूंद ये पिघल करके एक विशाल नदी का रूप ले लेती हैं। ठीक है, और घाटियों से होती हुई ये निकल आती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही रावी
जिन्होंने मैदानों में कभी नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियाँ कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो लगता है लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र जिसको दामाद कहने से कुछ हिचक न होगा। ठीक है। नदियाँ बाद में जाकर किससे मिलती हैं? समुद्र से। ठीक है। तो हिमालय को तो इनके पिता की पदवी दे दी है और सागर को इनके पति की। यानी ये लास्ट में क्या होता है कि ऐसे लगता है कि मानो इनका जो ये लुभावना रूप है वो बोलते हैं कैसे प्रतीत नहीं होता कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में थोड़ा भी आश्चर्य प्रतीत नहीं होगा।